स्वागत है आपका द इंग्लिश माइंड बुक चैप्टर 4 टेंस की बात करेंगे। आज हम लोग टेंस हमारे 3 होते हैं और स्टेट ऑफ एक्शन 4 होते हैं। उन्हीं 3 टेंस और 4 स्टेट ऑफ एक्शन मतलब 3 टाइम और 4 स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे और इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है वी द बेल। तो पहला लिखा हुआ है इज हियरिंग सुन रहा है, आर हियरिंग सुन रहे हैं, फिर है हियर सुना, नन ऑफ दिस। तो जनरली हम यही बोलते हैं मैंने बेल सुनी या हमने बेल सुनी। तो हमने बेल सुनी के लिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ मेक प्रेजेंट एंड, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप समझिएगा। इनडेफिनिट लिखा हुआ है यहाँ पर इनडेफिनिट है ना। यहाँ पर हमें क्या बनाना है? इनडेफिनिट बनाना है। तो टेट वाले बच्चे और सुपर टेट वाले भाई बहन जितने हैं सब बहुत ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ मेक प्रेजेंट इनडेफिनिट विद सुटेबल वर्ब। तो इनडेफिनिट प्रेजेंट इनडेफिनिट बनाना है। तो देखेंगे यहाँ पर बसेस लिखा हुआ है। बसेस वर्ड होता है प्लूरल और प्लूरल के साथ हम यस या इज रन का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। फिर ऑप्शन लिखा हुआ रैन अगर बनाते हैं तो ये हमारा हो जाता है पास्ट इनडेफिनिट क्योंकि ये V2 है। और रन्स का अगर यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ द बुक गुड सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए जो बुक है बुक क्या करेगी? जो सब्जेक्ट मैटर है उसे कंटेन्स करेगी ना। क्या करेगी? सब्जेक्ट मैटर को कंटेन्स। इस कंटेनिंग कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। आर कंटेनिंग बुक है तो पहली बात सिंगुलर है, ये हो नहीं सकता। कंटेन का मतलब होता है संतुष्ट होना और कंटेंस मतलब होता है विषय सूची। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या? बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टिक द करेक्ट अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन हमें करना है स्मेल्स को। अंडरलाइन किसे करना है? स्मेल्स को करना है। स्मेल्स अंडरलाइन होगा। आप जब बुक पढ़ेंगे, बुक की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्मेल्स को अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है टिक द अंडरलाइन वर्ड। तो अब अंडरलाइन वर्ड की अगर बात करेंगे तो देखेंगे ये प्रोग्रेसिव वर्ड है। प्रोग्रेसिव वर्ड वो होते हैं जिनमें ING लगता है, तो ये है नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेटिव वर्ब। हाँ बिल्कुल ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें हमें करना नहीं पड़ता है। राइट, जिन्हें हमें करना नहीं पड़ता है, जो अपने आप घटित होती हैं। सेंटेंस को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये वर्ब कैसी है। जैसे लिखा हुआ द रोज स्मेल स्वीट्स। तो जाहिर सी बात है रोज़ कभी गंदा स्मेल नहीं करेगा, हमेशा स्वीट स्मेल ही होगा, अच्छा स्मेल होगा, उसकी स्मेल अच्छी ही होगी। तो जो वर्ब अपने आप हो जाती हैं, जिन्हें करना नहीं पड़ता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। राइट, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीज स्मेलिंग अ रोड रेड रोड। सीज स्मेलिंग। तो यहाँ पर देखेंगे सी, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो रोज़ के बारे में बात ही हो रही थी। तो रोज़ जाहिर सी बात है जो गुलाब है उसकी स्मेलिंग अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर आज वो महक रही है, वह महक रही है। तो सी कभी गुलाब नहीं हो सकती है। यहाँ पर सी की तुलना गुलाब से करी गई है, तो ये हमारी प्रोग्रेसिव वर्ब हो सकती है ना। ये हमारी, क्योंकि आज हो सकता है वो गुलाब की तरह महक रही हो और कल ना महके। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो सकता है? 5A हो सकता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? 5A। फिर लिखा हुआ आई हैव नॉट सीन हिम 20 ईयर्स। यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव नॉट सीन हिम 20 ईयर्स। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर टिक करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव नॉट सीन हिम 20 ईयर्स। तो कौन से 20 ईयर्स हैं ये नहीं पता है हमें, तो हम लोग क्या टिक करेंगे? आंसर फॉर 20 ईयर्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉर 20 ईयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है ऑल्दो प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आल्सो आई। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसे ये समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है आई, उसके बाद स्पेस है, फिर प्लेइंग लिखा हुआ है, उसके बाद प्लेइंग लिखा हुआ है। फिर आप आंसर करिए कि इस खाली जगह पर आप क्या भरेंगे। ऑल्दो आई प्लेइंग क्रिकेट। तो देखेंगे 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल्दो आई प्लेइंग मोर देन 3 ईयर्स। तो देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिखा हुआ है? टाइम जो है बताया गया है 3 मोर देन 3 सालों से अधिक। 3 सालों से अधिक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर टाइम है तो
यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैव बीन प्लेइंग। क्या हो जाएगा? हैव बीन प्लेइंग। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम एम करते हैं तो टाइम डिनोटिंग वर्ड लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता। वॉज करते हैं टाइम डिनोटिंग लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता। आई के साथ इज हो नहीं सकता। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? आई हैव बीन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7 का बी, बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो ऑलरेडी बिगन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ द शो ऑलरेडी बिगन लिखा हुआ है। तो देखते हैं भाई क्या होगा। हाँ, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो ऑलरेडी बिगन। तो देखेंगे शो पहले से बिगन हो चुका था, शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हो चुका था, ऑलरेडी चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए हम क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है तिवारी हैज़ टोल्ड मी। लिखा हुआ तिवारी हैज़ टोल्ड मी, हैज़ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, केवल टोल्ड होना चाहिए। तो लिखा हुआ तिवारी टोल्ड मी his name he had left। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ टोल्ड, तो टोल्ड मतलब ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। राइट आंसर ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। तो एक बात आप याद रखना, हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि अगर पहला पार्ट हमारा, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो और दूसरा पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट हो, तो हमेशा आफ्टर का यूज़ करेंगे। बीच में हम किसका यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों? आफ्टर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सेंचुरीज। तो लिखा हुआ वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स। तो देखेंगे ये टेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। यहाँ पर हमें फॉर लगाना है, सिंस लगाना है, विद लगाना है, बाय लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सेंचुरीज, मतलब सैकड़ों सालों से। कौन से सैकड़ों साल हैं ये नहीं पता है हमें, तो ये हमारा क्या है? इनडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर। तो राइट आंसर हमारा 10 का राइट आंसर होगा ए। 10 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा हुआ है, चलिए आइए देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ द टीचर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टीचर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हैज़ के बाद या हैव के बाद या हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा टेकन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा टेकन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा हुआ द रिवर इन स्पेट एंड इट इज़ हैज़। लिखा हुआ इज़ यहाँ से हटा देंगे, ये इज़ थोड़ा सा गड़बड़ है, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इज़ को हटा दिया जाए तो राइट आंसर देखते हैं क्या बनेगा। इज़ को हटा देते हैं यहाँ से, राइट। अब चलो देखते हैं। लिखा हुआ द रिवर इन स्पेट एंड इट हैज़ इट्स बैंक्स। तो देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ओवरफ्लोड। राइट आंसर द रिवर इन स्पेट एंड हैज़ इट्स बैंक। इट्स बैंक के आगे हमें फिल करना है, तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लोड हो जाएगा, ओवरफ्लोड। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओवरफ्लोड। फिर आगे देखते हैं भाई। लिखा हुआ है द लिटिल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, उसमें थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। इसमें करेक्शन आपका होना चाहिए तो बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ये पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़, तो इसको अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से अगर हम इसको हटा देते हैं, ये इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पर करेक्शन की थोड़ी ज़रूरत है। करेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था। जी हाँ, यहाँ पर क्या स्पेस होना चाहिए था। ये लिखा हुआ इट हैज़, जी हाँ बिल्कुल, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको इस तरह से लिखा होना चाहिए था सेंटेंस को, इट हैज़, उसके बाद स्पेस, फिर होना चाहिए था इट्स बैंक। क्या होना चाहिए था? इट्स बैंक। तो हमारा राइट आंसर होता ओवरफ्लोड। राइट आंसर हमारा क्या हो जाता? ओवरफ्लोड हो जाता है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते चलना है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए देखते हैं। लिखा हुआ द लिटिल गर्ल हैड बीन वेटिंग फॉर हर टर्न अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर होना चाहिए था अ लॉन्ग टाइम। तो अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा?
तो हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो अ लॉन्ग टाइम है वो अनिश्चित समय है, निश्चित नहीं है। तो क्या हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, 13 का डी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है दिस टीवी सीरियल गोइंग ऑन 3 ईयर्स। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 14, दिस टीवी सीरियल गोइंग ऑन 3 ईयर्स, तो 3 सालों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या लगाएंगे। तो लिखा हुआ द टीवी सीरियल, सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाएंगे सबसे पहली बात, और उसके बाद लिखा हुआ 3 ईयर्स, कौन से 3 ईयर्स हमें नहीं पता है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर, हम क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं भाई क्या होगा हमारा सही जवाब। लिखा हुआ सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है, लिखा हुआ आई डिड नॉट, तो देखें ये सेंटेंस डिड नॉट लिखा हुआ है, तो डिड लगा हुआ है तो आगे की मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ प्रिया टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। तो लिखा हुआ प्रिया टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं वॉच्ड लिखा हुआ है, देख रही थी, वॉच देखती है, इज़ वॉचिंग देख रही है, वॉज वॉचिंग देख रही थी। तो जब उसके फादर ने आवाज़ दी तो प्रिया टीवी देख रही थी, तो हो जाएगा वॉज वॉचिंग। 16 का राइट आंसर हमारा होगा डी। फिर 17 लिखा हुआ है, 17 में लिखा हुआ है ही मिस्टर वर्मा सिंस ही मेट हिम। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हमारा क्या होगा, लिखा हुआ है ट्रस्टेड, ही ट्रस्टेड मिस्टर वर्मा सिंस ही मेट हिम। तो यहाँ पर V2 होगा, मतलब पास्ट इन डेफिनेट है ना, सिंस मतलब जब से मिले हैं, तो जब से मिले हैं मतलब पास्ट के समय से। तो पास्ट के समय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, V2 का वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ट्रस्टेड। और यहाँ पर ट्रस्ट होगा, केवल ED नहीं होगा बच्चों, है ना, केवल ED नहीं होगा, केवल ट्रस्ट होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 17 का सी। फिर 18 पे देखते हैं इट इज़ टाइम फॉर यू। तो कहीं बार भी अगर सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम से हो, तो हम लोग जब कभी पहले का कोई समय गुजार चुके होते हैं और उस समय को हम प्रेजेंट में सिर्फ याद करते हैं, तो हम ये बोलते हैं यह वह समय है जब हम तुम्हारे साथ गा रहे थे, हम तुम्हारे साथ पार्क में बैठे थे, तो हम यही बोलते हैं यह वह समय है। तो उसी समय पर हम उसी घटना को याद करते हैं, तो हमारे सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम से होती है। और जब सेंटेंस इट इज़ टाइम से होती है लेकिन घटना वो कब की होती है, पास्ट की होती है। तो पास्ट की घटना को याद करने के लिए हम V2 का यूज़ करते हैं, मतलब पास्ट एंड डेफिनेट का यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। लिखा हुआ इफ़ यू फिर लिखा हुआ मी आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। तो यहाँ पर देखेंगे इफ़ जो सेंटेंस है वो शुरुआत कहाँ से हो रही है, इफ़ से हो रही है। और इफ़ से हो रही है तो हमेशा हम पास्ट का यूज़ करेंगे, इनवाइट का यूज़ नहीं होगा, इनवाइटेड नहीं होगा, और विल इनवाइट भी नहीं होगा, क्या होगा, हैड इनवाइटेड। राइट आंसर हमारा क्या होगा, हैड इनवाइटेड। तो इसका 19 का सही जवाब हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ द ट्री ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन दिस ईयर। तो इसमें देखते हैं क्या होगा राइट आंसर 20 का। देखते हैं लिखा हुआ है द लीव्स एक प्लूरल है ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर ट्री की बात नहीं हो रही है, लीव्स की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे 20 में हमें आंसर करना पड़ेगा आर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ, है ना, बारिश ना होने के बावजूद भी पत्तियाँ क्या हैं, हरी हैं, तो हो जाएगा आर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 21। तो कभी भी वुड का यूज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वुड का यूज़ तब करते हैं जब हम कोई काल्पनिक बात करते हैं, कोई कल्पना की बात करते हैं। तो जब हम कल्पना की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज़ें कल्पना की होती हैं वो हमेशा पास्ट की बात होती हैं, क्योंकि पहले की बातों को हम याद करके सिर्फ मन ही मन कल्पना करते हैं। तो लिखा हुआ वुड दैट आई, और सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, अगर कोई काल्पनिक बात होती है, हाइपोथेटिकल बात होती है, तो सेंटेंस हमारा चाहे सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पहली बात तो हम ये समझेंगे कि अगर कहीं पर वुड लगा हुआ है तो वो काल्पनिक बात हो सकती है। कल्पना
कल्पना की बात होगी, और कल्पना पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए करते हैं, मतलब सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में होगा। और पास्ट में भी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा वर लगाते हैं, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 21 का क्या होगा, ए होगा। फिर 22 क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। 22 क्वेश्चन को लिखा हुआ आई हियर फॉर 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ आई हियर तो फॉर 10 मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव कम हियर, यहाँ पर हो जाएगा आई हैव कम हियर फॉर 10 मिनट्स। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा 22 का ए हो जाएगा। फिर 23 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है यू हैड बेटर एट वंस। कहीं पर हैड बेटर आ जाए, वुड रादर आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे वर्ड आते हैं कहीं पर, तो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, मतलब स्टार्ट होगा ना कि टू स्टार्ट होगा। तो बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। फिर 24 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है ही आल्सो डीफ। लिखा हुआ है क्वेश्चन ही वॉज आल्सो डीफ एंड ही टू स्पीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज आल्सो डीफ, मतलब वो डीफ है, बहरा है, तो एंड ही वो बोल नहीं सकता था, है ना। तो वो बोल नहीं सकता था, तो उसमें एबिलिटी कैपेसिटी की बात जब हम करेंगे, एबिलिटी कैपेसिटी की जब बात करेंगे, तो वहाँ पर हम कुड नॉट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, कुड नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो डीफ है, बहरा है, इसलिए वो बोल नहीं सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का देखते हैं क्या सही जवाब होगा। लिखा हुआ आई एम अ मर्चेंट आई राइस एंड वीट। तो देखते हैं मैं एक व्यापारी हूँ, इसका ये मतलब होगा मैं एक व्यापारी हूँ। आई राइस एंड वीट, तो मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, मतलब ए ऑप्शन होगा सेल, राइट। क्योंकि यहाँ पर आई लिखा हुआ है और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। लिखा हुआ दे व्हेन दे आर रेडी। लिखा हुआ है दे व्हेन दे आर रेडी। तो देखते हैं इसका क्या होगा, दे विल कम, जब वो आएंगे, व्हेन दे आर रेडी, तब वो तैयार होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन मैं आपको बोल देता हूं, और ऑप्शन बुक में आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ऑप्शन हम एक बार लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कॉल्स। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, कॉल्स लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कॉल्ड। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कॉल्ड। और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वॉज टू कॉल। वॉज टू कॉल। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है हैड कॉल्ड। चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है हैड कॉल्ड, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब इनमें से हमें बताना है सही जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है प्रिया कॉल्स मी एट 7 PM एवरी डे, मतलब प्रिया मुझे 7 PM पर कॉल करती है, बट टुडे सी एट 9 AM, लेकिन आज उसने मुझे कॉल किया था है ना 9 AM पर। देखिए 7 PM पर शाम में कॉल करती है, लेकिन आज वो कर चुकी है, मतलब पहले से, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल आप याद रखना 27 का सही जवाब हमारा क्या होगा, बी होगा। ये आप अपनी बुक में मैच करना, 27 का सही जवाब होगा बी। फिर 28 की बात करते हैं। 28 की बात करते हैं हम लोग। 28 में देखते हैं लिखा हुआ सी यंगर देन यू इजंट सी। तो 27 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 27 जो हमारा क्वेश्चन है, 27 में लिखा हुआ है सी यंगर, तो सी यंगर देन यू इजेंट सी। तो 27 हम लोग कर चुके हैं, 28 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 28 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा। 28 में लिखा हुआ सी यंगर देन यू, तो यहाँ पर सी के साथ इज़ लगेगा, हमेशा सी के साथ क्या लगेगा, इज़। फिर 29 में बात करते हैं पैसेंजर्स टू स्मोक इन द ट्रेन, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड। तो 29 का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ए। 29 का सही जवाब क्या होगा, ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखते हैं क्या होगा। लिखा हुआ इट इज़ टाइम विद दैट लेटर होम। तो लिखा हुआ इट इज़ टाइम, तो यहाँ पर हमने कहा था आपसे कभी इट इज़ टाइम से शुरुआत हो हमेशा आगे का टेंस, तो पास्ट में होगा तो हो जाएगा गॉट। 29 का राइट आंसर हमारा देखिए 29 हो चुका है। 30 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 30 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। 30 का राइट आंसर होगा ए।
और 29 हम लोगों ने देख लिया, आर अलाउड होगा। फिर 30 हम लोगों ने देख लिया, ए होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 31 की बात करते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं किसकी, 31 की बात करते हैं। लिखा हुआ दे विल नॉट रिटर्न होम, दे विल नॉट रिटर्न होम द सनसेट, मतलब सूरज के डूबने तक वो घर नहीं आए थे। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, तो अंटिल, अंटिल का मतलब होता है तब तक, है ना, कब तक, सूर्य के डूबने तक। फिर 32 की बात करते हैं। 32 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन इन द ईस्ट, तो लिखा हुआ हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन, तो यहाँ पर सन के बाद यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था और उसके बाद यहाँ पर इन होना चाहिए था। तो ये आप समझिएगा, स्पेस को थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं पहले से क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 32 का। 32 में देखिए लिखा हुआ है, हाँ 32 में लिखा हुआ हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन राइजेस, राइजेस हो जाएगा। हमेशा जो चीज़ें हैबिचुअल होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। किस में होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, तो हो जाएगा हमारा राइसेस। फिर लिखा हुआ सी टॉक्स एज इफ सी मैड, तो लिखा हुआ है सी टॉक्स, वो ऐसे बात करती है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है वो ऐसे बात करती हैं जैसे वो मैड हो। तो यहाँ पर इफ़ लिखा हुआ है, तो इफ़ मतलब वही कल्पना की बात होगी। इफ़ हो या आई विश हो या वुड हो, तो हमेशा कल्पना की बात होगी। और कल्पना में बात सेंटेंस किस में जाता है, पास्ट में। और पास्ट में फिर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा वर लगती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34। देखते हैं 34 का सही जवाब क्या होगा। लिखा हुआ दे वर्क हार्ड लेस्ट दे, तो हमेशा याद रखना कि लेस्ट कहीं पर भी आपको दिख जाए, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेस्ट शुड, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट शुड का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। फिर आगे देखते हैं 35 क्वेश्चन। 35 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ आई शैल टेल यू व्हेन सी, फिर आगे लिखा हुआ है सी आगे, तो यहाँ पर आई शैल टेल यू, आई शैल मैं तुम्हें बताऊंगा व्हेन सी, जब वह आती है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, तो ये हो जाएगा जब वह आती है मतलब क्या होगा, कम्स होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी मतलब आपका कम्स। फिर लिखा हुआ 36 क्वेश्चन नंबर 36, इसका देखते हैं सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब, द प्रिंसिपल द प्यून टू लेट द गर्ल कम्स इन। फिर आगे देखते हैं क्या होगा, द प्रिंसिपल, और फिर आगे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन में क्या भरेंगे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा द प्रिंसिपल ऑर्डर, प्रिंसिपल हमेशा प्यून को क्या करता है, सेट नहीं करता है, हमेशा ऑर्डर करता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इसमें देखते हैं क्या होगा। 37 का सही जवाब देखते हैं भाई क्या होना चाहिए। लिखा हुआ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वेरी फास्ट नाउ, मतलब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो देश की पूरे विश्व की पॉपुलेशन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो बढ़ रही है मतलब प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, इज़ राइजिंग। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, इज़ राइजिंग। फिर 38 द फिल्म बिफोर वी रीच्ड, तो बिफोर वी रीच्ड देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीच्ड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर मतलब हमारे पहुँचने से पहले फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। तो राइट आंसर हमारा इधर का हिस्सा फिर होना चाहिए किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा हैड स्टार्टेड। बिल्कुल सही जवाब हमारा 38 का हो जाएगा सी। फिर 39 पे देखते हैं, लिखा हुआ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914, है ना, कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो 39 का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बिगन, है ना। सही जवाब क्या, बिगन हुआ था, शुरू हुआ था कब, 1914 में। फिर आगे लिखा हुआ है आई दैट मूवी ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई मैंने देख लिया था पहले ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब देख लिया था, मैं देख चुका था, तो हो जाएगा आई हैड सीन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके थे टेंस टॉपिक से, ये सारे क्वेश्चन आपके किससे थे, टेंस टॉपिक से थे। आपको इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको बहुत लगाना है ध्यान से। और ये रही आपकी आंसर की, टेंस टॉपिक की जितने भी आंसर की रहेंगी सारी आंसर की मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये आंसर की रही, आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मैच करेंगे और बुक के हर एक टॉपिक को और हर एक चैप्टर को बहुत सारी एक्सरसाइज अंदर भी दी गई हैं, आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।